नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों का जो है प्रोग्राम चल रहा है और अच्छे तरीके से आप लोगों की मेहनत चल रही होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। और होली मनाइए, लेकिन होली के साथ साथ तैयारी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है तैयारी बड़े लगन के साथ लगे रहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। आज पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। न्यूटन ने बताया सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने यह बताया कि प्रत्येक वस्तु जो है ना, गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु है ना जिसके अंदर कुछ भार है, प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर कुछ भार है, वो एक दूसरे की तरफ को जो है एक दूसरे को खींचती हैं, दोनों एक दूसरे पर बल लगाती हैं, ठीक है। ये है गुरुत्वाकर्षण। क्या है ये? ये गुरुत्वाकर्षण है कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, चाहे वो सेम मास की हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग मास की हैं, लेकिन दो वस्तुएं जो हैं अगर उनका भार अलग अलग है या सेम है, कुछ भी है, और दो वस्तुएं जो हैं एक दूसरे की तरफ को खींचती हैं, ये वस्तुएं जितनी पास होती हैं उतना ज़्यादा बल लगाती हैं, और जितनी दूरी इनकी बढ़ती चली जाती है इनका बल उतना ही कम होता चला जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बतलाया किसने बताया? न्यूटन ने बताया, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे आप लोगों का ये है आप लोगों का m1 और ये है आप लोगों का m2, यानी कि मास, वह पहला मास और ये दूसरा, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, ठीक है नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो आप लोगों का होता क्या है? होता है F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2। F अनुक्रमानुपाती, ठीक है नहीं, प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। तो m1 m2 से आप लोगों को क्या पता लग रहा है? आप लोगों को पता ये लग रहा है कि ये m1 m2 जो है ये मास है किसी भी वस्तु के, कोई भी प्लेनेट भी हो सकता है, कोई ग्रह, सभी के बारे में हम करेंगे स्टडी, ठीक है। तो ये दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं का अलग अलग मास है, उन दोनों का भार है। तो F जो है, कहने का मतलब है कि जितना इनका मास होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही भार ज़्यादा, मतलब बल ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। ये दोनों उतने ही एक दूसरे की तरफ को खींचेंगे। देखिए एक्चुअल में क्या है कि मैंने आप लोगों से बताया, कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और ये मार्कर है और ये क्या है? डस्टर है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ को खींच रही हैं, ठीक है। ये न्यूटन ने बताया कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ को खींच रही हैं, लेकिन आप लोग कहोगे कि जी सर हमें तो दिख नहीं रहा खींचता हुआ, ठीक है नहीं, या हम हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं ये कुछ ना कुछ हम उनकी तरफ को बल लगा रहे हैं और वो वस्तुएं हमारी तरफ को बल लगा रही हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा कुछ अनुभव तो हो नहीं रहा, हमें कुछ ऐसा महसूस तो हो नहीं रहा। तो देखिए ये जो है ये महसूस होता, देखिए इसके लिए क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये सबसे कमज़ोर बल है पृथ्वी में, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप लोगों को महसूस नहीं होता क्योंकि ये सबसे कमज़ोर बल है पृथ्वी में, ठीक है। अब हालांकि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, यह सूरज है, और पृथ्वी अगर सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है तो वो भी किसकी वजह से काट रही है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से काट रही है।
ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ठीक है नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सूर्य का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, और पृथ्वी का भी मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि F जो है वो डिपेंड करता है मास पर। तो यहाँ पर जो वस्तुएं ये रखी हैं वो छोटी मोटी, किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो की हैं, तो इसलिए हमें वो बल महसूस नहीं होता। नहीं तो सभी वस्तुएं एक दूसरे की तरफ को खींचती हैं, ठीक है नहीं। सभी वस्तुएं एक दूसरी वस्तु को अपनी तरफ को खींचती है, ठीक है। सभी वस्तुएं, दोनों तरफ से बल लगता है और उसी को कहा जाता है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स का पता क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये वस्तुएं जो हैं ये बहुत छोटी वस्तुएं, इनका भार बहुत कम है और ये बहुत कमज़ोर बल है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब मास जो है वो बहुत ज़्यादा हो, भार जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तभी स्ट्रॉन्ग होता है ये बल, ठीक है नहीं तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे ऊपर तो कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है। अब F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ ये है कि जितना दूरी बढ़ेगी उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है नहीं। ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा तो दूरी क्या होगी, घटेगी। जब दूरी घटेगी तब ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि ये इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर दूरी बढ़ती है तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता है, ग्रेविटेशन फोर्स घटता है तो दूरी बढ़ती है। ये एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो हम इन्हें मिलाकर हम कह सकते हैं कि m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जो है होता है F, ठीक है। अब F बराबर G एक ग्रेविटेशन नियतांक है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। ये जो G का मान है ये पूरे ब्रह्मांड में सब जगह एक सा होगा, ठीक है। G एक नियतांक है। G क्या है? G एक कांस्टेंट है। क्या है G एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुना 10 की घात -11, ठीक है ना, 6.67 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ इसे, ठीक है ना, इधर से ये कवर नहीं हो रहा है तो मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए G का जो मान होता है, G का मान होता है 6.67 इंटू 10 की घात -11, ठीक है। और ये जो वैल्यू दी थी, ये वैल्यू किसने दी थी? ये वैल्यू दी थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने इस वैल्यू को दिया था, ठीक है। अब इसका जो है मात्रक, देखिए ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। ये जो G का मान है ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट मान जो है चाहे आप जुपिटर पर चले जाएं, बृहस्पति पर चले जाएं, वहीं पर भी वही होगा, और चाहे आप किस पर, चाहे आप जुपिटर पर चले जाएं वहाँ भी यही होगा, पृथ्वी पर भी यही होगा, मार्स पर भी यही होगा, चंद्रमा पर भी यही होगा, सभी जगह यही होगा, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि 10 की घात -11 मतलब बहुत छोटी वैल्यू, 0.000001 करके जो है बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। 11 बार हमें लिखना है पॉइंट के बाद 11 बार, तो समझ लीजिए कितनी छोटी वैल्यू है। तो बहुत छोटी वैल्यू है, इसी वजह से, इसकी वजह से ही ये जो फोर्स है क्या है, बहुत कमज़ोर फोर्स है, ठीक है ना। मतलब जब मास बहुत ज़्यादा होगा, अरबों खरबों में, संख्य में मास होगा, तब वो इस वैल्यू को कवर कर पाएगा, ठीक है नहीं। तब ये जो है फोर्स जो है, तब ये फोर्स बढ़ेगा,
समझे नहीं समझे? जब अरबों खरबों में जाकर मास होगा तब ये फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, तब जाकर ये फोर्स 1 न्यूटन 2 न्यूटन तक पहुंचेगा। तो इसलिए जो है फोर्स जो है ये कब बढ़ता है, जब मास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये जी की जो वैल्यू है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जी की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है क्या किया गया है, ये हेनरी कैवेंडिश ने बताया है इसके बारे में। तो इसका मात्रक भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग मात्रक भी याद करेंगे। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मतलब किलोग्राम स्क्वायर में इसे बोल सकता हूँ, हिंदी में लिख दूँ या आप लोग कहेंगे जी मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, इंग्लिश, ठीक है। नहीं देखो ये आप लोगों के अगर एक बार को ये याद नहीं, हेनरी कैवेंडिश तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है नहीं, जी की वैल्यू आप ये लोग, अगर आप लोग जो है इसको एक बार को, हालांकि ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार को ये याद नहीं रहा तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं जी का जो है मात्रक, जी की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। देखो वहाँ से जी हमें निकालना है, तो वहाँ से जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 हो जाएगा ना। और एफ आप जो जानते हैं कि एफ क्या होता है, बल होता है, और बल की यूनिट न्यूटन होती है, और आर क्या होता है, आर दूरी होती है, और दूरी की यूनिट मीटर होती है, और अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। समझे नहीं समझे? इस तरीके से समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम समझेंगे, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जिस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में आते हैं वो हम जानेंगे कि क्वेश्चन इसमें जो है किस तरीके से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखिए जानिए कुछ क्वेश्चंस, जानिए एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। सवाल आप लोगों से आएगा तो आप यहाँ तक जान गए, इसके हेनरी कैवेंडिश ने खोज की 6.67 जो है वो जी की वैल्यू है, 6.67 गुणा 10 की घात 11, ठीक है नहीं, गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये जो है इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से सवाल कैसे आता है, देखिए सवाल आता है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक है नहीं, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बताइए बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी। अब देखिए दूरी है, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो F बराबर G m1 m2, ठीक है भाई, द्रव्यमान तो वही है, ठीक है नहीं, मास वही है, G की वैल्यू कांस्टेंट है ही, ठीक है। अब देखिए अब हम अगर मैं इसे मान लूँ जी मुझे F2 निकालना है, क्योंकि F तो हमने ये मान रखा है, ठीक है नहीं, या हमें F1 ही मान लो, F1 निकालना है। तो F1 बराबर होगा, अब देखिए R की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आधी कर दी, तो इसका मतलब आधी का मतलब है कि R थी तो R/2 कर दी, R/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया G m1 m2 अपॉन, ठीक है। अब ये हो जाएगा R²/2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखिए G m1 m2, ठीक है। अब ये जो 4 है ना नीचे का, ये यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा 4, ठीक है, और बटे R², ठीक है। अब देखिए ये जो G m1 m2 बटे R² वैल्यू है ये किसकी है, ये F की वैल्यू है। तो मैं क्या रख लूँ, F1 = यहाँ पर रख लूँ मैं F × 4, ठीक है नहीं। कहने का मतलब है बल पहले से क्या हो जाएगा,
4 गुना हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मान लीजिए इनके बीच की दूरी जितनी भी है, ठीक है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जितनी भी है, उसे अगर आधा कर दिया जाए तो आधा करने पर उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बल पर, बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है नहीं, बल 4 गुना हो जाएगा। यदि उसकी वस्तु की दूरी, वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला एक सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिए आप लोग। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए, 3 गुना कर दी जाए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए, तो बताइए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए वही बिल्कुल सेम टू सेम क्या करेंगे हम, F1 इजिकल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, F1 इजिकल टू, अब देखिए, अब आप लोगों से कहा है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए, तो देखिए जी M1 M2 अपॉन कितनी कर दी जाए, 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब है कि 3r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जी M1 M2 अपॉन 3 तिया 9r स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि ये इतना जो पार्ट है ये क्या है, F1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, F इंटू 1/9, क्या हो जाएगा, F इंटू 1/9। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जो नया बल होगा वो पुराने बल का 1/9 हो जाएगा। यदि दूरी 3 गुना बढ़ा दी जाए, मतलब ये जितनी दूरी है और इसे 3 गुना दूरी बढ़ा दूं, ठीक है, अगर दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो बल उनके बीच में जो फोर्स है लगने वाला, जो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है लगने वाला, वो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स 1/9 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स 1/9 हो जाएगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन में और बोल रहा हूँ आप लोगों से। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 5 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए F1 इजिकल टू जी M1 M2 कितनी हो जाए, 5 गुना हो जाए। तो 5 गुना का मतलब है 5r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो F1 इजिकल टू जी M1 M2 अपॉन 5 पंजे 25 आर स्क्वायर, और ये जो है जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर क्या हो गया, तो F1 बराबर F/25। ठीक है, तो इसका मतलब जो पुराना बल है, ठीक है, जो यहाँ पर इतना बल लग रहा है, इस बल का कितना हो जाएगा, जो इतना इस पर बल लग रहा है, इस बल का कितना हो जाएगा, इस बल का 25वां हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना, 25वां हिस्सा हो जाएगा। यदि उसकी जो दूरी है, बीच की डिस्टेंस है, अगर अब 1 मीटर है और इसे 5 मीटर कर दिया जाए,
तो उसका बल क्या हो जाएगा, 25वां हिस्सा हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच 1 न्यूटन बल लग रहा है तो फिर कितना न्यूटन बल लगेगा, 1/25 न्यूटन बल लगेगा। या 25 न्यूटन बल लग रहा है तो 1 ही न्यूटन बल रह जाएगा, ठीक है ना। अगर 25 न्यूटन बल लग रहा है तो कितना रह जाएगा, 1 न्यूटन बल रह जाएगा, केवल और केवल 1 न्यूटन बल। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, आप मुझे एक बात बताइए, कोई सेब है, ठीक है, या कोई आम है, वो पेड़ पर लग रहा है, ठीक है, और वो नीचे पृथ्वी पर गिरता है। तो पृथ्वी पर क्यों गिरता है, पढ़ा है आप लोगों ने, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लग गिरता है। आप लोग बता देंगे एग्जाम में जी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है ना। पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, तो केवल पृथ्वी नहीं खींच रही अपनी तरफ, ये जो आम है ये आम भी अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। देखिए अभी हम करते हैं इसे, देखिए F बराबर है Gm1 m2 अपॉन r²। अब देखिए पृथ्वी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी का मास बहुत ज़्यादा है, जबकि आम कम जो है वो 200 400 500 ग्राम का होगा, ठीक है। तो अगर इसमें सवाल आता है, कथन बना के वो देता है कि बताइए पृथ्वी ज़्यादा बल लगाएगी, ये ज़्यादा बल लगाए, नहीं जी, ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, इधर से फोर्स ये पृथ्वी भी उतना ही लगा रही है, ठीक है। भले ही इसका मास जो है, क्योंकि आप अगर मैं इसका F1 निकालूं ना तो F1 के लिए भी फॉर्मूला यही होगा, और ये F2 निकालूं फॉर्मूला यही होगा, मास यही होंगे, और दोनों जो मास हैं वो गुणा में है। एक बार ये m2 आगे पहले रख लेंगे, एक बार m1 पहले रख लेंगे, और जब हम गुणा में आगे पीछे रखते हैं तो कोई भी अंतर नहीं आता है। जब हम गुणा में आगे पीछे रखते हैं तो कोई भी अंतर नहीं आता है, वही का वही आता है। देखिए इसे मैं ऐसे लिख दूंगा एक बार, मान लीजिए हमने F1 निकाला, तो F1 निकाला, मान लीजिए सपोज करो ये m1 है, ठीक है, ये m2 है, तो हमने निकाला इस सेब की तरफ से फोर्स लगने वाला, जो पृथ्वी पर फोर्स लग रहा है, तो F1 बराबर Gm1 m2/r²। और मान लीजिए फिर मैंने जो है ये F2 निकाला, तो F2 बराबर कितना हुआ, Gm2 m1 अपॉन r²। अब देखिए गुणा में जब आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो भी उतना ही फोर्स, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब है कि F1 बराबर है F2, ठीक है। तो इसलिए दो अलग अलग भारों की वस्तुएं दोनों एक दूसरे की तरफ को समान बल लगाती हैं। दो अलग अलग भारों की वस्तुएं दोनों एक दूसरे की तरफ समान बल लगाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए तो फिर अगर ये सेब भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगा रहा है जितना बल ये पृथ्वी सेब पर लगा रही है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि ये पृथ्वी उठ के सेब के पास क्यों नहीं चली जाती, ठीक है, पृथ्वी उठकर सेब के पास क्यों नहीं चली जाती। तो इसको आप ऐसे समझेंगे, मान लीजिए एक यहाँ पर जो है एक वस्तु मैंने रखी, एक वस्तु आप लोगों ने रखी यहाँ पर 1 किलो की, 1 kg की वस्तु रख दी, ठीक है, और एक वस्तु आपने यहाँ पर रख दी 50 ग्राम की, ठीक है। हालांकि इससे भी बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें तो, ठीक है ना, इनमें तो अंतर इससे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम तो इसी की बात कर रहे हैं, केवल जितना अंतर हमने किया है इससे तो बहुत कितने गुना, अरबों गुना का अंतर है, ठीक है। तो ये हमने एक वस्तु, एक टेबल पर आप एक काम करिए, एक टेबल पर 1 किलो की वस्तु रखिए, एक जो है 100 ग्राम 50 ग्राम की वस्तु रखिए, और आप उस पर एक निश्चित बल लगाइए। मान लीजिए आपने 1 न्यूटन बल लगाया, कितना बल लगाया, 1 न्यूटन बल लगाया, तो आप इस पर 1 न्यूटन बल लगाया, सपोज करो इस पर 1 न्यूटन बल लगाया, और ये बल लगा के यहाँ से यहाँ आगे खिसक के, ठीक है, फिर इस पर लगाया, ठीक है, तो ये नहीं हिल पाएगी, ठीक है। जितने बल से ये हिल के यहाँ पर आ गई उतने बल से ये नहीं हिलेगी, बल तो दोनों पर मैंने बराबर ही लगाया है, ठीक है ना। सपोज करो ये 1 न्यूटन बल से हिल के यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है, लेकिन 1 न्यूटन बल में ये नहीं हिल पाएगी, ठीक है। तो बल तो मैंने दोनों पर समान लगाया है, लेकिन उनका वेट, इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से ये उतने बल से अपने जो है अपने जगह से विस्थापित नहीं हुआ, ठीक है ना, ये अपनी जगह से अलग नहीं हुआ। समझ में आ गई बात। तो इसी वजह से जब ये अपनी जगह से अलग नहीं हुआ, इसी वजह से पृथ्वी सेब को खींच लेती है अपनी तरफ को,
ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी का मास ज़्यादा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों जो है बल अलग अलग लगा रहे हैं, ठीक है, बल इक्वल लगा रहे हैं, मास अलग अलग हैं। दोनों के मास भले ही अलग अलग हैं लेकिन दोनों बल इक्वल लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, दोनों बल इक्वल लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप लोग समझ गए कि अगर मैं कोई 10 किलो की वस्तु यहाँ पर रखूँ और यहाँ पर 100 किलो की वस्तु रखूँ तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा F1 और इससे जो इधर से जो लगेगा F2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर से यहाँ से जो है 10 किलो की एक वस्तु, एक काम करता हूँ, अगर मैं 10 किलो की एक वस्तु और एक 100 किलो की वस्तु, ठीक है, अगर मैं एक 10 किलो की वस्तु और मैं एक 100 किलो की वस्तु ऊपर से पृथ्वी पर फेंक दूं, ठीक है ना, अगर मैं ऊपर से पृथ्वी पर फेंक दूं तो बताइए कौन सी वस्तु पहले जाकर नीचे गिरेगी, तो बताइए कौन सी वस्तु पहले जाकर नीचे गिरेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों एक साथ गिरेंगी। क्या होगा, दोनों एक साथ गिरेंगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हिसाब आप ऐसे मत लगा लेना व्यवहारिक तौर पर कि कहीं आपने कागज ना फेंक दिया हो, ठीक है ना। देखिए दोनों वस्तुएं अगर भारी हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है किसका, जो उसका प्रतिरोध होता है किसका, वायुमंडल का, ठीक है। यहाँ पर हम वायुमंडल को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर जब फिक्स में आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, दोनों को कुछ ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है, तो बताइए कौन सी वस्तु नीचे पहले पहुंचेगी। तो दोनों वस्तुएं समान समय पर पहुंचेंगी, एक साथ पहुंचेंगी, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। दोनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी, इसका आंसर सीधा सीधा ये होगा। दोनों वस्तुएं अलग अलग नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं, देखिए जो हवा है, हवा इन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ाएगी। अगर हाँ वस्तु बहुत ज़्यादा हल्की है कोई, जैसे मान लीजिए कोई कागज़ डाल दिया जाए, ठीक है, और कोई 1 किलो की वस्तु डाल दिया है या 10 किलो की वस्तु डाल दिया है, तो ये कागज़ तो नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस कागज़ को भी 10 किलो की वस्तु के साथ निर्वात में डाल दिया जाए दोनों को, तो दोनों एक ही समय पर एक साथ नीचे पृथ्वी पर आकर गिरेंगी, ठीक है ना। मान लीजिए हमने जो है निर्वात बना दिया जाए और निर्वात में कागज़ को और 10 किलो की वस्तु को एक साथ नीचे गिराया जाए, तो दोनों वस्तुएं एक साथ नीचे गिरेंगी। लेकिन क्या होता है कि ये हल्की वस्तु रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है ना, वायुमंडल का जो प्रतिरोध होता है उसकी वजह से जो है, अगर हम हवा चलेगी तो हवा चलने मतलब हवा वायुमंडल रहेगा, तो वायुमंडल में ये एक साथ नहीं आकर गिरेगी। लेकिन हाँ 10 किलो और 100 किलो की वस्तु दोनों ही काफ़ी भारी वस्तुएं हैं, तो जो हवा का जो वो होता है ना रेजिस्टेंस, जो हवा का जो प्रतिरोध होता है, उसे हम नगण्य मान लेते हैं कि उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे हम नगण्य मान लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन वो पूछता है कि बताइए दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं पृथ्वी पर आकर एक साथ ही गिरेंगी, आप लोगों को यही आंसर देना है, ठीक है। वो पूछता है आगे पीछे गिरेंगी, कौन सी पहले गिरेगी, 100 ग्राम वाली पहले गिरेगी, 10 किलोग्राम वाली पहले गिरेगी, दोनों एक साथ गिरेंगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस का आंसर क्या देंगे, एक साथ ही बताएंगे। और निर्वात में तो आप एक पंख डाल दो, पेज डाल दो, 10 किलो की 100 किलो की डाल दो, सभी वस्तुएं एक साथ आकर गिरेंगी। केवल बस ये है कि ये पेज जो ज़्यादा हल्की वस्तुएं होती हैं वे वायु के रेजिस्टेंस के कारण जो है थोड़ा ज़्यादा समय ले लेती हैं, ठीक है। नहीं तो फिजिक्स के अनुसार तो सभी वस्तुएं एक साथ नीचे गिरेंगी, ठीक है। फिजिक्स के अनुसार का मतलब है कि हम यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जो होगा किसका, वायुमंडल का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम मान लेंगे नगण्य, ठीक है, नहीं मतलब जीरो मान लेंगे उसे, कि वायु जो है वो कोई प्रतिरोध नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कोई वस्तु है, मैंने यहाँ से कोई वस्तु डाली नीचे, ठीक है नहीं, मैंने यहाँ से कोई वस्तु नीचे डाली और मैंने यहाँ से एक वस्तु डाली नीचे और एक वस्तु जो है इधर को फेंक दी पूरी स्पीड से, समान ऊंचाई से दोनों, ठीक है। समान ऊंचाई से मैंने एक वस्तु यहाँ डाली और एक वस्तु इधर को फेंक दी, तो बताइए कौन सी वस्तु पहले आकर ज़मीन पर गिरेगी। तो बताइए
कौन सी वस्तु पहले आकर जमीन पर गिरेगी? तो इसका आंसर भी क्या होगा भाई, इसका आंसर भी आप लोगों का क्या होगा, इसका आंसर भी आप लोगों का समान होगा। ठीक है ना। अब देखिए कैसे समान होगा। देखिए यहाँ से आपने इधर को जो वस्तु एकदम ताकत लगा के जो फेंकी है ना, तो वो जो ताकत लगाई है वो आपने इधर को लगाई है, तो इसलिए जो जितनी ये इधर को जा रही है, जो आपकी एनर्जी, आपकी ताकत थी, जो आपने इस वस्तु को स्पीड दी है, वो स्पीड काम आई है इधर जाने में। लेकिन ये नीचे जाने में तो इसका गुरुत्वाकर्षण ही काम आया है, पृथ्वी का। ठीक है नहीं, नीचे जाने में कौन काम आया है? नीचे जाने में तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही काम आया है। समझे नहीं समझे? तो नीचे जाने में जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम आया है, इसका मतलब है कि पृथ्वी, इसका मतलब है कि क्या करेगी पृथ्वी, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जाकर दोनों वस्तुएं, देखिए जब ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पर आएगी तो ये वाली वस्तु यहाँ पर आ चुकी होगी, जब ये वस्तु यहाँ पर आएगी तो ये वाली वस्तु यहाँ पर आ चुकी होगी, जब ये वाली वस्तु यहाँ आएगी तो ये वाली वस्तु यहाँ पर आ चुकी होगी। लेकिन ये नीचे दोनों एक समान आएंगी। ये जो इधर को जो गई है, जो आपने ऐसे फेंका, तो आपने जो फेंकने का जो बल लगाया वो नीचे को नहीं लगाया, आपने बराबर को लगाया है, तो इसे दूर पहुंचाने में आपका बल सहायता करेगा, नीचे को फेंकने में उसे सहायता नहीं करेगा। नीचे ये वाली वस्तु जो आपने बिना लगाए नीचे को फेंक दी, और ये वाली वस्तु, दोनों वस्तुएं एक साथ ही नीचे जाकर गिरेंगी पृथ्वी पर। समझे नहीं समझे? दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर जाकर एक समान समय में गिरेंगी। क्या गिरेंगी? एक समान समय में दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर जाकर गिरेंगी। समझ में आ रही है बात? बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों की समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं ऐसी आप लोगों से आशा करता हूं। अब देखिए, अब भैया हमारी जो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो कितनी है? जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है नहीं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का मान है। मतलब ये क्या है? ये त्वरण। ठीक है नहीं, इसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे, क्या होता है वैसे त्वरण? देखिए त्वरण का मतलब है कि एक सेकंड में चाल जितनी बढ़ गई, चाल परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए दर होता है एक सेकंड में, कहने का मतलब है मान लीजिए कोई चाल एक सेकंड में बढ़ी 9.8, अगले सेकंड वो 9.8 दूनी 9 दूनी 18 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। फिर उससे अगले जो है वो इसमें 9.8 और जोड़ दो, मतलब ये कहलाता है आप लोगों का, ठीक है नहीं, क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे को गिराई जाती है तो नीचे को जो वस्तु है 9.8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 9.8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पृथ्वी की तरफ को, चाल से नहीं त्वरण से। इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ है 9 मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, मतलब 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक सेकंड में 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल एक सेकंड में बढ़ जाती है। त्वरण का मतलब होता है बढ़ना या घटना। घटना भी वो ही होता है, हालांकि उसे मंदक कहते हैं। ठीक है, तो वो भी त्वरण ही होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड या 10 मान लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड, हर सेकंड पर चाल का बढ़ना या घटना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये त्वरण कहलाता है। और ये जो है ये डिपेंड करता है द्रव्यमान और रेडियस पर। ठीक है, किसी भी प्लेनेट की, सभी प्लेनेट का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो अलग अलग होता है। जैसे हमारी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और आप लोगों का जुपिटर का है, जैसे तो जुपिटर का है आप लोगों का 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और आप लोगों का इसका जैसे मून का, ठीक है, तो मून का जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मून के यहाँ जो है ग्रेविटी वो कितनी है? 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब कहने का है कि हमारी जो है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, इसका 1/6, जब इसका 1/6 करेंगे तो 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब हम चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो रेडियस और चंद्रमा का जो वो है मास, वो हमारी पृथ्वी से काफ़ी कम है।
ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जी बराबर पता है क्या होता है, जी बराबर होता है ये कांस्टेंट वाला जी, ठीक है, जो हमने आप पीछे पढ़ा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और एम है ये मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट मतलब ग्रह, ठीक है ना, ये है ग्रह का मास यानी कि ग्रह का द्रव्यमान, और बटे ये है ग्रह की रेडियस, ठीक है। तो इस पर निर्भर करता है, इन दोनों पर निर्भर करता है क्या, जी का मान। किसी भी ग्रह का, ठीक है, मंगल ग्रह, जुपिटर ग्रह, किसी भी ग्रह का हमें मान निकालना होता है, ठीक है, क्या निकालना होता है, हमें गुरुत्वीय त्वरण निकालना होता है, किसी भी ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण निकालना होता है। तो वो गुरुत्वीय त्वरण जो है किससे निकालते हैं, वो गुरुत्वीय त्वरण हम किससे निकालते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर से निकालते हैं। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि उस प्लेनेट का मास कितना है और उस प्लेनेट की रेडियस कितनी है, ठीक है, उस प्लेनेट का मास कितना है और उस प्लेनेट की रेडियस कितनी है, ठीक है। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं गति के बारे में। गति, मोशन, क्या होती है गति, गति क्या होती है, गति का मतलब आप लोग जानते हैं कि गति क्या होती है, गति चलना होती है, ठीक है नहीं, गति क्या होती है, चलने को ही गति कहते हैं, ये तो बात ठीक है, ठीक है नहीं। देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक वस्तु एक जगह से और उसने अपनी जो है जगह में परिवर्तन किया, ठीक है, इसी को कहा जाता है गति, ठीक है, इसी को कहा जाता है गति। क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है, मतलब आप लोगों का मोशन कहा जाता है, मतलब आप लोगों का जो है क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। समझ में आ गई बात, क्या कहा जाता है आप लोगों का, गति या मोशन कहा जाता है। अब देखिए, अब गति जो है ना, ये गति ये किसी व्यक्ति के सापेक्ष हो भी सकती, ये सापेक्षीय अवधारणा है, ठीक है, मतलब हम किसी व्यक्ति के लिए गतिमान भी हो सकते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी के लिए जो है हम पृथ्वी पर, अब मैं खड़ा हूँ तो मैं पृथ्वी पर कैसे खड़ा हूँ, रेस्ट की अवस्था में खड़ा हूँ, ठीक है नहीं, विराम अवस्था में खड़ा हूँ। लेकिन अगर चंद्रमा से अगर मुझे देखा जाए तो मैं गतिमान हूँ, आप सभी लोग गतिमान हैं, ठीक है ना, आप घर ही भर लेट रहे हैं, आप भले ही घर लेट रहे हैं लेकिन आप गतिमान हैं। क्यों गतिमान है, क्योंकि पृथ्वी गतिमान है, और हम पृथ्वी पर हैं तो हम भी गतिमान हैं, ठीक है, पृथ्वी गतिमान है तो हम वहाँ से गतिमान दिखाई देंगे। तो चंद्रमा के सापेक्ष हम गतिमान हैं, चंद्रमा के सापेक्ष हम गतिमान हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पृथ्वी के सापेक्ष जो है क्या है, रेस्ट पर हैं, विरामावस्था में है। पृथ्वी के सापेक्ष हम रेस्ट पर हैं यानी कि विरामावस्था में है, ठीक है। तो देखिए, अब एक होता है आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु गई, ठीक है, एक लोग इसे समझेंगे आप लोग। देखिए, एक लोग होती है आपकी दूरी और एक होता है आपका विस्थापन, इसी में आप लोगों को समझना होता है। एक होती है आप लोगों की दूरी और एक होता है आप लोगों का विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, हमें ये समझना है। देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें थोड़ा सा समझ लेंगे तो उसके बाद चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएंगी। देखिए, आप लोगों का दूरी और विस्थापन, आप यहाँ से चले, यहाँ से चल के यहाँ पर आ गए, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो आपने कितनी दूरी चली, सपोज करो आपने यहाँ से यहाँ तक चली 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर आप 5 किलोमीटर आगे वापस, आपसे पूछा गया कि आप कितनी दूरी चले, तो आप कहेंगे जी मैं चला 15 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब ये है ए, ये है बी, आप ए से बी पर गए, बी से फिर आप यहाँ पर सी पर आ गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विस्थापन, ठीक है, दूरी को बोला जाता है इंग्लिश में डिस्टेंस, डिस्टेंस, और इसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, इसको आप जो है, मैं इसको इसके वर्ड से ही आप लोगों को बताऊंगा, विस्थापन। विस्थापन से आपको क्या लग रहा है,
विस्थापन से आपको लग रहा है कि कोई वस्तु कितनी विस्थापित हुई, उसने कितनी चली, कितना काम करा, कितनी दूरी तय करी, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए मान लीजिए सपोज करो ऐसे करके या ऐसे घूम के या ऐसे घूम के, तो इसलिए जो है आप लोगों का विस्थापन जो है चलने के बाद भी, ठीक है ना, जब दूरी जीरो ना हो, देखिए दूरी और विस्थापन दोनों जीरो हो सकते हैं, लेकिन एक तो विस्थापन तब जीरो हो सकता है जब वस्तु विरामावस्था में हो, दूरी भी तब जीरो हो सकती है जब वस्तु विरामावस्था में हो। लेकिन जब दूरी जो है वो हो गई हो 1-2 किलोमीटर, मतलब वो जीरो ना हो, जब दूरी जीरो ना हो विस्थापन तब भी जीरो हो सकता है। जब दूरी जीरो ना हो विस्थापन तब भी जीरो हो सकता है। मान लीजिए देखिए ये है सर्कुलर पथ, सर्कुलर पथ में यहां से जो है ऐसे घूम के व्यक्ति यहां पर आ गया तो भी विस्थापन जीरो, यहां से जो है ऐसे घूम के विस्थापन क्या है, समझिए विस्थापन को। विस्थापन है, आप ये कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, छोटी से छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है। एक तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है नहीं, दो बिंदुओं के बीच की छोटी से छोटी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। विस्थापन आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, विस्थापित होना मतलब देखिए वस्तु यहां से यहां गई, सपोज करो, फिर यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई। अब आपसे वे पूछे कोई कि बताइए वस्तु कितनी विस्थापित हुई, तो आपको वर्ड से ही पता लग रहा है भाई कि विस्थापन कितना हुआ इस वस्तु का, ठीक है ना। विस्थापन बदल, समझ रहे हैं ना, उसका जो है उसका जो है जगह में के बीच में परिवर्तन कितने किलोमीटर का हुआ, ठीक है ना। विस्थापन तो यहां से यहां तक का इतना विस्थापन हुआ है बस इसका, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक का केवल टोटल इतना विस्थापन हुआ है। लेकिन आपसे दूरी पूछा जाए, दूरी कितनी है, तो मान लीजिए 5 किलोमीटर ये चले, 4 किलोमीटर ये चली, 3 किलोमीटर ये चली, 8 किलोमीटर ये चली और 10 किलोमीटर ये चली, ठीक है। 5 4 9 3 12 8 20 और 10 30, तो आप लोग कहेंगे जी दूरी हो गई 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर दूरी, और विस्थापन आप लोगों को कितना हो गया, विस्थापन आप लोगों का हो गया ये वाला बस इतना, ठीक है। जितना भी होगा 5 किलोमीटर मान लिया हमने, तो 5 किलोमीटर आप लोगों का हो गया क्या, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन शॉर्टेस्ट दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसे कहते हैं, शॉर्टेस्ट दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी कि छोटी से छोटी जो दूरी होगी उसे विस्थापन कहा जाता है। जो छोटी से छोटी दूरी होती है उसे विस्थापन। विस्थापन जीरो भी हो सकता है, दूरी जब जीरो ना हो, देखिए दूरी और विस्थापन जीरो हो सकते हैं दोनों, ठीक है। लेकिन विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। दूरी केवल पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। दूरी जीरो कब हो सकती है, विरामावस्था में है वस्तु तो जीरो हो सकती है, विस्थापन विरामावस्था में जीरो हो सकता है। लेकिन जब दूरी जो है 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 200 400 500 1000 2000 किलोमीटर चलने के बाद भी विस्थापन जीरो हो सकता है उसका, ठीक है ना। उसी वस्तु का विस्थापन जीरो आ सकता है। तब भी क्यों आ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये सर्कुलर पथ पर कोई वस्तु चली और यहाँ से चल के, ये चमक नहीं रहा होगा आपको इधर, मान लीजिए ये सर्कुलर पथ है, इस सर्कुलर पथ पर यहाँ से लेकर यहाँ से कोई वस्तु चली और यहाँ से वस्तु चल पर यहाँ पर आ गई, तो इसका विस्थापन हो गया जीरो, जहाँ से चली थी वहीं पर आ गई। मान लीजिए कोई वस्तु मैंने यहाँ से चलाई, फिर यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गई, इसका मतलब है विस्थापन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो दूरी तो काफ़ी हो गई, लेकिन दूरी काफ़ी होने के बाद भी विस्थापन जीरो हो गया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ से ये वस्तु इधर को और चल दी तो विस्थापन हो गया नेगेटिव में, ठीक है। अगर ये वस्तु इधर को भी चल दी तो ये विस्थापन हो गया नेगेटिव में। समझ में आ गई बात। तो आप लोग समझ गए होंगे विस्थापन और दूरी में अंतर। अब देखिए दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि है, ये आप लोगों को समझना है। दूरी अदिश राशि क्यों है, देखिए दूरी की निश्चित दिशा है ही नहीं, कहाँ है निश्चित दिशा दूरी की, ठीक है ना। दूरी तो जो है, देखिए दूरी का मतलब है, मान लीजिए आप यहाँ से चले यहाँ तक, तो मान लीजिए आपने यहाँ तक, एक तो आप ऐसे भी दूरी तय कर सकते हो, एक आप ऐसे भी दूरी तय कर सकते हो, एक आप ऐसे भी दूरी तय कर सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो यहाँ तक। लेकिन विस्थापन तो केवल ये बीच वाला ही है बस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, तो विस्थापन तो केवल यही है। इसलिए दूरी की कोई दिशा निश्चित ही नहीं है। क्या नहीं है, दूरी की कोई दिशा निश्चित नहीं है। और सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि वही होती है जिसमें जो है वो राशि क्या दिखा रही हो, दिशा को भी दिखा रही हो, आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक केवल इसी दिशा में चलना है, उसे विस्थापन कहेंगे। किसे कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। मान लीजिए ये ए है,
और ये बी है। तो ए से बी तक अगर चलना है तो ए से बी तक केवल इसी दिशा में चलना है, इसे कहा जाएगा विस्थापन। जब ए से बी तक केवल इस दिशा में चलना है, इसी को विस्थापन कहा जाएगा। इसलिए क्या है, विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर है, ठीक है ना। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों के बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। देखिए, दूरी अब चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, तो दूरी अदिश राशि है, इसलिए चाल भी क्या हुआ, चाल भी अदिश राशि हुई, ठीक है ना। ये अदिश सदिश राशियां मैंने शुरू में ही क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि अब अदिश सदिश राशियों से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। बस हम जैसे एग्जाम में चीज़ें जहाँ पर हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो बतानी जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो सदिश सदिश राशियों से चैप्टर स्टार्ट होता है, वो क्यों नहीं करा, क्योंकि अब ये एग्जाम में जो है चीज़ें रटी रटाई चीज़ें बहुत कम आती हैं, ठीक है ना। विस्थापन गति बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। गति बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन सदिश राशि है, तो इसलिए गति भी क्या है, गति सदिश राशि है। और चाल क्या है, चाल अदिश राशि है, ठीक है ना। गति सदिश राशि है और चाल क्या है, चाल अदिश राशि है। समझ में आ गई बात, आ गई होगी बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को एक ग्राफ बनाता हूँ। आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। मैं आप लोगों के सामने दो ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये नीचे वाला जो है ये दर्शाता है टाइम को, ये ऊपर वाला दर्शाता है पोजीशन को, ठीक है ना। ये किसे दर्शा रहा है, ये पोजीशन को दर्शा रहा है। तो मान लीजिए मैंने जो है ऐसे जो है यहाँ पर ये एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। और एक जो है ये रेखा ऐसे जा रही है, ये इसे टेम्परेचर को दर्शाता है, टाइम को सॉरी, और ये पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है ना, ये पोजीशन को। तो हमें बताना है कि ये दोनों ग्राफ जो हैं ये क्या दर्शाते हैं। तो देखिए आप लोग समझिए, इसे आप लोग को बड़ी गहराई से समझना होगा कि ये दोनों ग्राफ क्या समझाते हैं। देखिए आप लोगों को मैं बताऊं, यहाँ से ये पोजीशन है। अब ये पोजीशन आप लोग एक बात बताओ मुझे, ये पोजीशन है जो है यहाँ से, ये मान लीजिए आप जो है इसे मैं यहाँ से नीचे को ऐसे मिला देता हूँ, ऐसे। तो आप यहाँ से चले, यहाँ से मान लीजिए 12 बज रहे थे और यहाँ तक 1 बजे, यहाँ तक 1 बजा, ठीक है ना। तो 12 से बज गए 1, ठीक है, और फिर 1 से बज गए 2, ठीक है। यहाँ से मैंने नीचे डाल दिया तो 1 से बज गए 2, समय तो चलेगा। अब समय जो है 1 से 2 बज गए, मतलब समय बढ़ रहा है। लेकिन समय के साथ साथ क्या पोजीशन भी बढ़ रही है। पोजीशन तब बढ़ती जब ये ऊपर को ऐसे होता, क्योंकि ये पोजीशन का ग्राफ ऐसे है, टाइम का ग्राफ ऐसे है। तो ये पोजीशन लाइन है, पोजीशन जब बढ़ती है अब ये भी साथ साथ बढ़ता, लेकिन नहीं बढ़ रही पोजीशन, तो इसलिए टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रही। और जब टाइम बढ़ रहा हो पोजीशन ना बढ़ रही हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अरे भाई अगर कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा और उसका टाइम बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो कुछ कर नहीं रहा, आराम से लेटा पड़ा है कोई व्यक्ति, टाइम तो बढ़ेगा, 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, ठीक है ना, और वो गतिमान नहीं है, ठीक है ना। तो यही तो दर्शा रहा है ये, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु विरामावस्था यानी कि रेस्ट में है, ठीक है ना, विरामावस्था में है। क्या है, वस्तु विरामावस्था में है। समझ में आ गई बात। तो ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है, ये ग्राफ ये दर्शा रहा है कि वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है। क्योंकि 1 बज जाओ, 2 बज जाओ, चाहे आगे 3 बज जाओ, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे ही तो बढ़ रहा है आगे को, ठीक है। अगर ये ऊपर को बढ़े तो कुछ परिवर्तन आए पोजीशन में तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा। जब तक पोजीशन में परिवर्तन नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, वस्तु विरामावस्था में है। देखिए ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर है कोई वस्तु, फिर ये वस्तु यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु है, तो ये बिंदु यहाँ से मैंने पोजीशन पे डाला और यहाँ से नीचे को डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे को डाला
और यहाँ से इधर को डाल दो। समझे नहीं समझे? तो देखिए आप लोगों को दिख रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ा ऐसे ही ऐसे पोजीशन भी बढ़ी, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ऐसे ऐसे पोजीशन भी बढ़ी। ठीक है नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समय के साथ साथ पोजीशन बदल रही है। इसका मतलब है कि वस्तु गतिमान है। क्या है वस्तु? इसका अर्थ ये है कि वस्तु गतिमान है। ले और गतिमान भी कैसी है? देखिए यहाँ से यहाँ तक आप समझिए बिल्कुल बीचों बीच जा रही है लाइन। इसका मतलब है कि इसके बीच की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस इसके बीच की होगी। इसका मतलब है कि वस्तु जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से जा रही है, मतलब एक समान गति से। ठीक है नहीं? कैसी गति? एक समान गति से। वस्तु गतिमान है और एक समान गति से गतिमान है वस्तु। ठीक है नहीं? उसकी गति घट बढ़ भी नहीं रही। घटती बढ़ती कैसे? कब? जब ये ऐसे होता। ठीक है? तो घटती बढ़ती। समझ में आ रही है बात? तो आप लोगों के ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। चलिए अब हम जो है इसे आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके ग्राफ समझ में आ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है? अब देखो, अब मान लीजिए कोई वस्तु जो है ना, औसत चाल निकालने से आता है संबंधित। मान लीजिए आप लोगों का कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगातार जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही जा रही है। ठीक है नहीं? और ये वस्तु 10 सेकंड तक चली। तो वस्तु 10 सेकंड में, हालांकि ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी आता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, और ये फिजिक्स में भी है। तो बताइए डिस्टेंस कितनी तय कर ली होगी वस्तु ने? वस्तु ने कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी? अगर कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड तक चली तो ये 10 सेकंड तक चली, मतलब कैसे चली? यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि एक समान गति से। तो बताइए वस्तु ने कितनी डिस्टेंस दूरी तय करी? तो आप लोग समझदार हैं। 20 गुणा 10 बराबर 200 मीटर। ठीक है नहीं? देखिए आप लोग सबसे पहली बात तो देखो, दो तरीके से बताऊंगा मैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्चुअल, एक बताऊंगा आप लोगों को मैं फॉर्मूले से। देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। देखिए एक्चुअल में क्या है कि मैं मैथ्स का भी टीचर हूँ, ठीक है नहीं, और मैथ्स भी मैंने मुखर्जी नगर के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स, पैरामाउंट जैसे कोचिंग्स में भी पढ़ाया है। ठीक है? तो इसलिए जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों को मैथ्स की सेवा भी देंगे। ठीक है? एसआई का बैच बनाएंगे, उसमें मैथ्स की सेवा दी जाएगी। ठीक है? और मैथ्स की मेरी कुछ बुक्स भी हैं, ठीक है, जो बनाई हुई हैं। तो इसलिए तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है? अब देखिए स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड इनटू टाइम है 10 सेकंड। तो 20 धाई 200, 200 क्या है? 20 धाई 200। अब देखिए अब मैं इसे यहाँ पर आप लोग, मैं इसका वो भी बता रहा हूँ, इसको मीटर प्रति सेकंड लिख दूँ मैं। ठीक है? और ये है 10 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? मीटर। ठीक है नहीं? क्या बच जाएगा? मीटर। और ये 2 जीरो हैं, मतलब कितना? 200 मीटर। ठीक है नहीं? तो 200 मीटर, तो डिस्टेंस निकल जाएगी आपकी, यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। देखो इससे एक तरीके से और निकालता हूँ मैं, जिससे फॉर्मूला बनता है वो तरीका। 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है भैया? वैसे 20 मीटर प्रति सेकंड का अर्थ ये होता है भैया कि 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है कोई भी गाड़ी, कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है। इसका अर्थ ये होता है भैया, वो कह रहा है कि 10 सेकंड तक चली, तो 10 सेकंड में कितनी जाएगी? गुणा 10। ये तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है ना? कि कोई वस्तु 1 सेकंड में चलती है 20 मीटर, तो 10 सेकंड में कितनी चलेगी? गुणा 10, मतलब 200 मीटर। हो गया सवाल? क्या प्रॉब्लम थी सवाल में? कुछ भी तो नहीं थी? चलिए नहीं थी कुछ भी तो ठीक है। अब देखिए अब अगला सवाल क्या है? अगला
अब आगे हमें जो है चाल निकालनी होती है, औसत चाल। मान लीजिए कोई वस्तु है और वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है वो जारी होती है। कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जारी होती है, ठीक है। ये तो थी एक समान गति से चलने वाली, क्या थी, ये थी एक समान गति से चलने वाली। आपने निकाल दिया सीधा सीधा डिस्टेंस, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोगों को जो है, अगर कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है और वो 1 घंटे तक चली 20 की स्पीड से, और फिर वो 1 घंटे बाद चली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है। 1 घंटे बाद चली वो 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना, 1 घंटा, ठीक है। अब हमें जो है ये चाल, औसत चाल बतानी है कि औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, ये यहाँ से पहुँची ए से, ठीक है, यहाँ बी पर जो है इसने चाल बदल दी और ये सी पर पहुँच गई। तो आपकी औसत चाल क्या होगी, 20 + 30/2, ठीक है, यानी कि आप लोगों का 50/2 मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी आ जाएगी औसत चाल। क्या आ जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल आ जाएगी। आप इन दोनों को जोड़ो और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों की चाल ऐसे होती, सपोज करो ये कह देता कि 40 मीटर प्रति सेकंड और 1 घंटे बाद बढ़ गई और ये पहुंच गई डी पर, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग पता है क्या करेंगे, 40 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, तीनों को जोड़ो, 20, 30, 40, ठीक है। 3 बार चाल बढ़ी है तो 3 से भाग दे दो, 3, 2, 5, 4, 9, 90/3, 30 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गई, 30 मीटर प्रति सेकंड जो है ये क्या हो गई, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई, ठीक है ना। कितनी चाल हो गई, 30 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल, ठीक है ना। एवरेज स्पीड हो गई 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ रही बात। चलिए अब मान लीजिए कोई मान लीजिए ये अगर आप लोगों को दिया हो समय, लेकिन मैंने कहा कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई गाड़ी चलती है और वो गाड़ी 10 किलोमीटर तक तो जाती है 20 की स्पीड से, फिर वो अगले 10 किलोमीटर तक जाती है 40 की स्पीड से, ठीक है ना, अगले 10 किलोमीटर तक जाती है 40 की स्पीड से। समझ में आ रही बात, अगले 10 किलोमीटर तक जाती है 40 की स्पीड से, ठीक है। अब औसत चाल बताइए क्या होगी। तो इसके लिए अब अगले 10 किलोमीटर तक किससे जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। कितने की स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। तो हमें इसकी चाल बतानी है कि इसकी चाल कितनी होगी, ठीक है। या फिर आप मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि इधर से कोई यहाँ से कोई वस्तु गई, यहाँ से वस्तु गई 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से ये पहुँची बी पर, ठीक है, और बी से ये वापस आई 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, वापस आई है 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो आप लोगों को बताना है कि बताइए औसत चाल क्या होगी, ठीक है, बताइए औसत चाल क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x + y। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 × x कितना है, x है आप लोगों का 20 × 40 बटे 20 + 40 मतलब 60, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 × 6, 2 दूनी 4, 20 दूनी 40 दूनी 80/3, ठीक है, 80/3 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। कितनी आ गई, 80/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मतलब ये आपकी 25 × 75, 26 या 26-27 के आसपास जितनी भी है, ठीक है, ये 80/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई, ठीक है। इसका एक और तरीके से देखिए, सुनिए, 20-40 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो आप लोगों को कितना आता है 40, 20 से कम 20 दूनी 40, 20 से कम 20, ठीक है, और देखिए गुणा 2/3। देखो अब ये मैंने क्या करा, इसे समझ लो, थोड़ा तेज बता रहा हूँ मैं। देखो एक तो आप लोगों का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ तो आप लगा देंगे,
लेकिन कई बार मान लीजिए मैं इसे 3 बार कर दूं, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से आगे गई वो 40 की स्पीड से, फिर उससे आगे गई वो 60 की स्पीड से उतने ही किलोमीटर, फिर उससे आगे गई वो 80 की स्पीड से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला जो है 3-4 के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना आप लोगों को, जितनी भी स्पीड से वो गई है, वो पहले गई है 20 की स्पीड से, फिर गई है 40 की स्पीड से। जब डिस्टेंस समान हो, ठीक है ना, पहले 10 किलोमीटर 20 की स्पीड से, देखिए जब समय समान हो, जब आपको वो समय समान दे, आपसे ये कहे कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 5 मिनट चली, फिर 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 5 मिनट चली, फिर 80 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 5 मिनट चली, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दो, 8 4 12 और 2 14/3, 140/3 ये स्पीड आ जाएगी। लेकिन जब आप लोगों को उसने डिस्टेंस कहा हो कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चली 10 किलोमीटर, फिर 40 की स्पीड से चली 10 किलोमीटर, फिर 50 की स्पीड से चली 10 किलोमीटर, फिर 60 की स्पीड से चली 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसी में आप ये नहीं करेंगे कि आप उनको जो है जोड़कर 3 है तो 3 से भाग दे दो, 4 है तो 4 से भाग दे दो, नहीं जी, आप लोगों को ऐसे नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है कि 20 और 40, जैसे यहाँ पर 2 हैं 20 और 40, तो 20 और 40 का एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो 20-40 का एलसीएम आया 40 किलोमीटर, ये 40 आया, 20 दूनी 40 होते हैं, 40 एकम 40 होते हैं, आप इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो 40 एकम 40, 20 दूनी 40, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि 20 की स्पीड से कोई गाड़ी गई, 40 किलोमीटर की मैंने डिस्टेंस मानी कि टोटल 40 किलोमीटर की डिस्टेंस वो गई, ठीक है नी। 20 की स्पीड से गई, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने में, ठीक है नी, कितने में तय करेगी? 2 में, ठीक है। और 40 की स्पीड से गई तो कितने में तय करेगी? 1 में। 2 और 1 3, 3 से भाग दे दो। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है, ये जो स्पीड निकल का आई ना, ये केवल 1 पार्ट की स्पीड निकल का आई है। 2 पार्ट की है तो 2 से गुणा कर दो, 3 बार 4 बार है तो 3 4 से गुणा कर दो, ठीक है ना। मैंने कर दिया 40 गुणा 3, 40 गुणा 2/3, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 180/3 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। 180/3 मीटर प्रति सेकंड चाल आप लोगों की आ गई। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं धीरे धीरे आप लोग मुझे बताएंगे, चाल निकालनी क्या करनी, कैसा करना, चाल वाल निकालनी, सारी चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूंगा। थोड़ा सा टाइम और डिस्टेंस का भी काम है इसमें, ठीक है। अगर आप लोगों हो सकता है कि कुछ बच्चों का जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड ना हो, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आ सकती है। तो आप लोग जो है बता दें मुझे, मैं आप लोगों को इसके बारे में एक बार और आप लोगों को बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा पूरे तरीके से। आप लोगों को इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को इसकी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। आज इतना ही करते हैं और फिर नए चैप्टर्स के साथ, नई जो है नॉलेज के साथ आपके सामने हम पेश होते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।